हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने इशू किया है 2021 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट सैम्पल पेपर है। सीबीएसई सैम्पल पेपर हमें बताता है कि इस बार पेपर पैटर्न किस तरीके का रहेगा और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे प्री बोर्ड के लिए एज वेल एज बोर्ड्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इक्वली होती है। प्री बोर्ड्स में भी यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इवन इन कुछ स्कूल्स में यही पेपर एज इट इज़ दे दिया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, बहुत रेलिवेंट है और आपको पता लगेगा कि पेपर का लेवल इस बार कैसा हो सकता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजरेबल एक्टिविटीज एंड देन ग्रुपिंग द एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर। मतलब कह रहा है कोई प्रोसेस है जिसमें हम डिवाइड करते हैं वर्क को मैनेजरल एक्टिविटीज़ में और फिर सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक साथ ले आते हैं। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें तो हम ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर जो सुपीरियर होता है वो सबॉर्डिनेट के साथ अपनी कुछ अथॉरिटी शेयर करता है। आंसर इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशंस वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री, they impact the sentiment of an investor in the business if the instability of the political conditions cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future। तो वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट इम्पैक्ट होते हैं, इंस्टेबिलिटी जो होती है पॉलिटिकल कंडीशंस में उससे कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी रहती है और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में दिक्कत होती है। तो कौन सा फीचर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ हाईलाइट किया गया है? देखिए, कंट्री टू कंट्री वर्ड लिखा है तो रिलेटिविटी आ जाता है, क्योंकि हम इसमें रिलेटिविटी में बात ही यही करते हैं कि प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। डायनामिक नेचर है, क्यों? क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, येस और नो, इट डिफिकल्ट्स फॉर हिम टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होती हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या होती हैं? जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करें, दैट इज द पॉलिटिकल कंडीशंस। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिए, आपको अपने आप को ये कन्विंस करना होता है कि बाकी 3 आंसर क्यों नहीं है या क्यों है। जब तक आप अपने आप को चारों ऑप्शंस पे कन्विंस नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको चारों की रीजनिंग क्यों दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने होते हैं। जनरली 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जिसमें 2 आंसर्स करेक्ट लग रहे होते हैं, वहाँ आपको कन्विंस करना होता है कि बाकी आंसर जो है वो रॉन्ग क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Anyone can be called as manager irrespective of educational qualification possessed। सही बात है, इसमें हम मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन दैट मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल इन द स्टेटमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसके स्टेटमेंट की वजह से फुलफिल नहीं होती है? तो एनीवन कैन बी कॉल्ड एज ए मैनेजर। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा तो नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन ये भी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यस रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए, अनलाइक दूसरे प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंसी हो गया, आपको एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद जब आप एक इंस्टीट्यूशन के मेंबर बन जाते हैं तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई भी मैनेजर बन सकता है। उसके लिए MBA की डिग्री हो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। देखिए, अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप सर्विस मोटिव से जब आप काम कर रहे हैं तो एथिकली फॉलो करेंगे, राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, राइट प्राइस पे देंगे, कस्टमर को चीट नहीं करेंगे। प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक बार एसोसिएशन है तो मैनेजर्स की भी, ऑल इंडिया मैनेजर एसोसिएशन, लेकिन वो ऐसा लीगल स्टेटस अपना नहीं रखती है। सर्विस मोटिव सबका होता है और मैनेजर्स का भी होता है। मेन चीज़ यहाँ पर इस स्टेटमेंट की वजह से जो लाइन आ रही है दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। Even after opening up the Indian economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape टू गेट परमिट्स फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। मतलब करप्शन की वजह से फॉरेन कंपनीज को बहुत दिक्कत आ रही थी इंडिया में बिजनेस करने में, विच क्रिएटेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बिजनेस पे क्रिएट हुआ। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो कौन सी डायमेंशन यहाँ पर है? जब भी ब्यूरोक्रेट्स की बात आती है तो इट्स अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको बुक के अंदर भी पढ़ाया हुआ है। आप हमारी जो बुक है बिजनेस स्टडीज़ का, इसकी ई बुक PDF जो है
है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सारे कंप्लीट नोट्स इसके अंदर हैं, फुल कोर्स के भी, रिवीजन नोट्स पे भी और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसको आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से नोट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद and though others to effectively achieve organizational objective by efficiently using the limited resources in a changing environment। देखिए यहाँ पर इफेक्टिवली वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ एफिशिएंटली वर्ड यूज़ हो रहा है। मुझे तो याद आता है कि ये वर्ड मैनेजमेंट की डेफिनेशन में यूज़ होते हैं और ऑप्शन में भी यहाँ मैनेजमेंट दिया हुआ है, यहाँ प्लानिंग दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। देखिए मैनेजमेंट वर्ड जो है इन सबको अपने आप में कवर अप करता है, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड जब इफेक्टिवली, एफिशिएंटली जैसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, याद आ रहा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है, आंसर विल बी मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने, द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स इज रिलेटेड टू द नीड फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। आपको पता है कोरोना वायरस के चलते जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ गई, लोग इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने लग गए। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अब यहाँ पर कौन सा जो फीचर है वो डिस्कस किया गया। तो देखिए इंटर रिलेटेडनेस, जैसे हमने वहाँ पर एक अपनी बुक में, इस बुक में ही एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है कि जब हेल्थ अवेयरनेस फैली तो डाइट कोक की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग गई, येस और नो, इंस्टेड ऑफ कोक डाइट कोक लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे। तो सेम वे यहाँ पर कोरोना वायरस फॉलो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप करना, आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करेंगे, तो साफ पता लगता है इट्स इंटर रिलेटेडनेस, इट्स नॉट अबाउट रिलेटिविटी, इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिक, इट्स अबाउट इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, कौन सा इसमें से सोशल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है। बर्थ एंड डेथ रेट ये होता है, पॉपुलेशन शिफ्ट होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री जो है वो नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री जो है वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, वो लीगल का पार्ट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th, even where members of a department willingly cooperate and work, okay, this willingly cooperate and work, a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious manner, okay। जब members cooperate and work करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ। the word used is कोऑपरेशन। अगर आपको अच्छे से याद हो, कोऑपरेशन क्या होता है, जब जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं आगे से विलिंगली वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है कि उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन दी जाए। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है कोऑर्डिनेशन का हमने डिस्कस किया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो चेक करते हैं आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। अब डेफिनेटली यहाँ पर दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, आपको पता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ऑल प्रिवेसिव नहीं है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। ऑल प्रिवेसिव हर डिपार्टमेंट हर लेवल पे चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। अब आप डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन द एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड डेलिब्रेट फंक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपकी जो एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट विद द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। उन्होंने क्या किया, यहाँ से सिर्फ एज इट इज लाइन उठा करके आपके क्वेश्चन में दे दी और उस पर एमसीक्यू ड्राफ्ट कर दिया, और यहाँ पर क्लियर पता लगता है कि भैया इसका आंसर जो है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो एनसीईआरटी को रीड करिए, जितना अच्छे से रीड करेंगे, हमारी ई बुक को जितना अच्छे से रीड करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी आउट ऑफ द कोर्स नहीं आता। अब देखिए एज इट इज उठा करके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो ड्राफ्ट किया गया है। तो इसका आंसर देखते हैं, आप देखिए डेलिब्रेट फंक्शन। इसके बाद 9th क्वेश्चन हमारे सामने है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स in the light of the problems that were identified। मतलब आप फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स नॉट प्लानिंग, इट्स कंट्रोलिंग। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, आपको गलतियां पता लगती हैं, उनको एनालाइज करते हैं और वो गलतियां ना हो उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन द फ्यूचर पीरियड। तो इसका आंसर प्लानिंग मत लगा के आ जाना, प्लानिंग इसका आंसर नहीं है। कंट्रोलिंग के जो आप स्टेप्स पढ़ते हैं उसमें अगर आप देखें लास्ट के 3rd, 4th, 5th, तो वहाँ से आपको पता लगता है कि इट्स कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग तो दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें 10th क्वेश्चन की, दैट इज आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन विच ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस
which go beyond the permissible limit should be brought into the notice of management। अब बच्चे कंफ्यूज कि भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर या हेनरी फ्योल के नहीं लिखे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल वर्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मींस इट कैन बी एनी कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ए एंड बी। तो आंसर इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर हम इसे पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, और वहां पर अगर आप चाहेंगे हमारी बुक के पेज नंबर 215 के ऊपर, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं बता दूं, ई बुक फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। डैश इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ chaos, रिमूव कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क। टीम वर्क के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ऐसा कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का है? तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान से लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग। कहां पर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग में? प्लानिंग में, स्टाफिंग में, कंट्रोलिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में? जी हाँ, आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होती है। आप याद करिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में, उसमें भी हम बार बार कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, अथॉरिटी शेयर करते हैं। पूरे चैप्टर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की जाती है, सो दैट किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है वर्क प्लेस पे देखने को ना मिले। उसके बाद डैश एंश्योर्स that the heads of separate business units in the organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it। एक पर्टिकुलर यूनिट की प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही होती है, तो वो हर प्रोडक्ट का एक हेड बना देती है, एक डिवीजन बना देती है, जो उसके प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसे कंप्लीट अथॉरिटीज दे दी जाती है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन इफेक्टिवली वर्क अंडर वन सुपीरियर। फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हिरार्की ऑफ अथॉरिटी भी यहाँ पर दूर दूर तक इसका ऑप्शन जो है वो नहीं है। हिरार्की ऑफ अथॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या स्टेटस है, कौन किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, सो दैट हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर ही हमारा मोटिवेशन है, यही हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, छोटा सा सब्सक्राइब आपको हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन देगा। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो। For 12th question, match the concept of marketing in column 1 with their respective definition in column 2. Okay, product concept, selling concept, marketing concept relates to maintaining high quality of the product। एकदम सही कहा। selling concept relates to satisfying customer needs, ये तो marketing का concept है। selling concept relates to aggressively persuading buyer to purchase the product, ये यहाँ पर आएगा। तो मतलब A का 1 है, B का 3 है, C का 2 है, ठीक है, मतलब 1 3 2 1 2 3 2 नहीं 1 3 2, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। इस तरह के ऑप्शंस बड़े ध्यान से लगा के आना, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बावजूद भी 1 2 3 में इधर उधर घूम जाते हो, तो बड़े ध्यान से एकदम, ठीक है। एक और क्वेश्चन है और करके। इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट इट्स रिसेंटली लॉन्च इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, अतुला लिमिटेड कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चनर टू गैदर कस्टमर रिव्यूज एंड ओपिनियंस। बहुत होता है, हमने भी देखा है कि फीडबैक आते रहते हैं कि भैया हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है जो वो यूज कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो साफ पता लग रहा है, ये तो आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी समझ में आ रहा है कि वो मार्केट इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर्स वही दे रखे हैं हमारे सामने। उसके बाद रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 13 to 16। ये इस बार का लेटेस्ट ट्रेंड है जो हर सब्जेक्ट में देखने को मिल रहा है कि वो एक केस स्टडी दे देते हैं और उसमें से आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसका सोलर लिमिटेड इज सर्चिंग ऑप्शंस टू रेज 20,000 crores from the primary market for diversification and modernization of existing project. It hired the services of a renowned financial consultancy firm Dhanlakshmi Private Limited for suggesting options for the same। 20,000 करोड़ पे इसका सोलर लिमिटेड को मार्केट से उठाने उन्होंने धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया इस मकसद के लिए कि भैया आप हमारी हेल्प करो आईपीओ लाने में। Dhanlakshmi Private Limited suggested a list of options to the board of directors of the company. It was decided that for the immediate requirement of 1,500 crores, the company will give a privilege to existing shareholders। Existing shareholders को privilege देगी 1,500 करोड़ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो राइट इशू की बात की जा रही है, क्योंकि उसमें ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम ऑफर करते हैं टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। 4,500 crores would be raised by allotment of securities to a
consortium of financial institutions instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to investors to raise the capital। मतलब कहीं ना कहीं 4500 करोड़ रुपए के लिए वो प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं, मतलब सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को जो है वो सीधे के सीधे शेयर्स अलोकेट करना चाहते हैं। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू रेज कैपिटल टू द ट्यून ऑफ 6000 करोड़ थ्रू एन इशूइंग हाउस। ओके, मतलब 6000 करोड़ जो है इशूइंग हाउस के थ्रू कि हम उनको शेयर्स दे देंगे और फिर उनकी वो है कि भैया जैसे मर्जी बेचो, ठीक है। तो ये ऑफर फॉर सेल की बात कर रहा है क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, किसी को बेच देते हैं और वो आगे पब्लिक एट लार्ज को आगे बेचता है। ऑल दीज ऑप्शंस वर एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्दर डिसाइडेड टू रेज 8000 करोड़ थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद द एक्सचेंज। तो ये 8000 के लिए किसकी बात कर रहा है वो आपसे, EIPO की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 1500 करोड़ का राइट इशू है, 4500 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट है, 6000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, 8000 का EIPO है। क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय द इसका सोलर। कौन सा इन्होंने नहीं लिया, ऑफर फॉर सेल लिया, राइट इशू लिया, EIPO लिया, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के लिए वो नहीं गए। तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो होगा क्या, D, कि कौन सा उन्होंने ऑप्शन नहीं लिया है, ऑफर फॉर प्रोस्पेक्टस, क्योंकि उन्होंने राइट इशू लिया है, प्राइवेट प्लेसमेंट लिया, ऑफर फॉर सेल लिया, EIPO भी लिया है। उसके बाद अगर आप देखें 4500 करोड़ जो रेज किए अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक बाय मेकिंग अ डायरेक्ट प्रपोजल, कौन सा मेथड यहाँ पर जो है वो यूज कर रहे हैं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर लिया था, यस और नो। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द रीजन विच हैज मेड द फर्म रेज फंड्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्यों वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जा रहे होंगे। इट हेल्प्स टू रेज फंड क्विकली, सबसे बड़ी चीज़ है, नॉट एक्सपेंसिव है, ये भी एकदम ठीक है। C बोथ है A एंड B, तो इसका आंसर C होना चाहिए, नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। देखें एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच मनी हैज़ बीन रेज टू EIPO। तो सबसे लास्ट वाला जो EIPO था हमने देखा 8000 करोड़ पे जो है कंपनी EIPO की तरह रेस कर रही है, तो 8000 करोड़ इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही अच्छा है, मतलब वेल डिफाइंड पेपर हमारे सामने है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 17 to 20 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ओके, यमुना प्रसाद, a small shopkeeper in Bikaner, Rajasthan, used to sell his famous भुजिया सेव। ओके, यमुना प्रसाद है, बीकानेर राजस्थान में शॉप है, भुजिया सेव बेचते हैं। इट वॉज अ क्विक सेलिंग प्रोडक्ट फॉर लोकल्स एंड फॉरेन टूरिस्ट। जो लोकल्स हैं वहाँ के फॉरेन टूरिस्ट है उसको बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। हिज सेकंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गॉट यमुना की भुजिया रजिस्टर्ड विद कंसर्न अथॉरिटीज। उनकी सेकंड जनरेशन ने बिजनेस को आगे बढ़ाया और यमुना की भुजिया, ये क्योंकि यमुना प्रसाद जी बनाते थे तो यमुना की भुजिया उसका नाम रख दिया और उससे जो अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करवाना था, ट्रेडमार्क वगैरह लेना था, वो ले लिया। ग्रेजुअली द ब्रांड ऑफर्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स लाइक नमकीन, स्वीट, बेकरी। मतलब ये भी हल्दीराम की तरह बन गए कि बीकानेर वाला हल्दीराम की तरह, कि ठीक है शुरू हुए थे बेसिकली भुजिया सेव से और धीरे धीरे मसाला डोसा तक अपनी कहानी, मतलब नमकीन, स्वीट, बेकरी सब कुछ खोलना शुरू कर दिया। हाउएवर भुजिया सेव रिमेन द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, और होता ही ये उनका मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ही चलता है। यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विसेज लाइक गिफ्ट पैकेजिंग एंड फ्री होम डिलीवरी टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम। और यमुना की भुजिया ने क्या किया, गिफ्ट पैकेजिंग, होम डिलीवरी सब शुरू कर दिया, एकदम हल्दीराम कॉन्सेप्ट। नाउ इट हैज़ वर्चुअली बिकम अ सिनोनिम फॉर भुजिया सेव इन द मार्केट। जैसे हुआ क्या, मैगी नूडल्स है तो लोग नूडल्स थोड़ा ना बोलते हैं जाके, क्या बोलते हैं भैया मैगी दे दो। तो सेम यही हुआ कि अब लोग वर्चुअली बिकम अ सिनोनिम फॉर भुजिया सेव इन द मार्केट, कि लोग भुजिया सेव का तो नाम ही भूल गए, अब सीधा बोलते थे क्या, भैया यमुना की भुजिया दे दो। जैसे दुकान पे जाते हैं ना, क्या दूसरी वाली मैगी दे दो, yippee ITC की, ये थोड़ा ना बोलते हैं वो दे दो। तो इस तरीके का वो सिनोनिम बन गया। सो मच सो दैट पीपल आस्क फॉर यमुना की भुजिया इंस्टेड ऑफ भुजिया सेव। अब लोग सीधे यमुना की भुजिया ही मांगते थे भुजिया सेव की जगह। यमुना की भुजिया हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स एंड रीचिंग आउट टू द कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग। और वाह, ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दिया। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, समझो कैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है। प्रमोशन ऑफ द ब्रांड हैड ऑलवेज बीन लो प्रोफाइल। प्रमोशन जो है उनका इतना खास नहीं होता था। टिल द इंक्रीज इन कंपटीशन पुश्ड इट टू हायर सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में आने लग गए, तो उनको जो है एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सर्विसेज लेनी पड़ी, विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट।
On advice of Vigyan Private Limited, Yamuna Ki Bhujia has also worked upon managing public relation opinion by developing relation with the masses through sponsoring cultural and sporting event, maintenance of public park. ओके तो वो कहीं ना पीआर का काम करने लग गए कि स्पॉन्सर करेंगे कल्चरल स्पोर्ट्स इवेंट को, मेंटेन करेंगे पब्लिक पार्क, सो ऑन. चलो केस स्टडी तो खत्म हुई. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? His second generation expanded the business and got Yamuna Ki Bhujia registered with the concerned authorities. With reference to the given text, Yamuna Ki Bhujia is a dash giving it a legal protection against the use. तो ट्रेडमार्क है भैया, क्योंकि यही लीगल प्रोटेक्शन देता है. ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क नाम हो सकता है क्या है, लेकिन उसको लीगल प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क ही देता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है. चलिए इसके बाद यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विसेज लाइक दिस. आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस्ड अबव. ओके, कौन सा फैक्टर है जो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया? मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, तो साफ दिख रहा है भैया मार्केटिंग मेथड जो है वो वेरियस यूज कर रहे हैं, गिफ्ट पैक कर रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, यमुना की भुजिया has developed a strong distribution network in India and abroad by setting up retail outlets and reaching out to the customer through internet selling. Identify the decision related to the element of marketing mix discussed above. Okay. Sorting and assorting product in order to create time utility. Regarding the channels or using intermediaries. देखिए सॉर्टिंग असॉर्टिंग तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही. स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग की बेसिकली की वो स्टोर कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इंटरमीडियरीज उन्होंने लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब इंटरमीडियरीज वो बहुत लेके आए. बोथ एन भी नहीं हो सकता क्योंकि ए नहीं है. वन रिगार्डिंग ब्रांड पैकेजिंग ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर इज क्लियरली बी. यहाँ पे मार्केटिंग चैप्टर बहुत स्ट्रांगली आपका चेक हो रहा है क्वेश्चन से. क्वेश्चन बी, वन द एडवाइस ऑफ विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड यमुना की भुजिया हैज आल्सो वर्कड अपॉन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन, हाँ मासेस के साथ, थ्रू स्पॉन्सरिंग कल्चरल स्पोर्टिंग इवेंट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क. कौन सा डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए अभी एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला. एक जनरल क्वेश्चन इस तरीके का, देखिए वैसे ये भी पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये भी बड़ा जनरल क्वेश्चन था 18th, ठीक है, 18th और 20 में जनरल क्वेश्चन. और इस तरह का पेपर पैटर्न हमें इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिला, बिजनेस स्टडीज में भी, कि जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपकी एक जनरल नॉलेज पे, बुकिश नॉलेज पे डिपेंड नहीं है. तो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझने की जरूरत है. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ हमारी ई बुक पढ़ें. एक बार वीडियो लेक्चर हमारे, देखिए टोटल जो है बिजनेस स्टडीज का हमारा लगभग 24 घंटे का कोर्स है. 3 दिन के अंदर आप बैठ के सारी की सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और इसमें इतनी बारीकियों पे काम किया गया है. मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, लेकिन इन वीडियो लेक्चर्स को एक बार हमारा कोर्स लेकर के जरूर देखें. इसमें जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर्स MCQs हमने लगाए हुए हैं उनको जरूर करें, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको खुद दिखेगा कि आप कितने नर्चर हो जाएंगे, कितना आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा. काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं. लेकिन एक बार अगर आप कॉम्बो में से पूरा बिजनेस स्टडीज के सेल्फ असेसमेंट और उसके बाद MCQs कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमने अपने सेल्फ असेसमेंट MCQs में भर भर के लगा रखे हैं. ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. पहले वीडियोस देखिएगा, यूट्यूब पे पसंद आती हैं तो उसके बाद उसको ज़रूर करिएगा कोर्स को. तो यहाँ पर भी अगर देखें कौन सा डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, सेपरेट डिपार्टमेंट, आउटसाइड एजेंसी, एनी ऑफ दी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. इन्होंने आउटसाइड एजेंसी ली, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना सकते हैं, मार्केटिंग भी कर लेता है. तो आंसर इज डी, एनी ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा. तो ये थे आपके 20 MCQ जो पूछे गए, बहुत ही बेहतरीन. अगर आप देखें तो 20 में से नाना करते भी 6 MCQ बहुत ज़बरदस्त लेवल के, 30% पेपर सिर्फ MCQ का, बहुत ज़बरदस्त. इसीलिए कह रहा हूँ हमारे जो MCQs हमारे कोर्स में बहुत अच्छे से करें, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. अब हम बात करेंगे सारे 1 by 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की. चलिए अब आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं. आइए देखते हैं. आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हुज बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़. देखिए यहाँ तक अगर आप पढ़ के आपने आंसर निकाल लिया ना तो आप मिडल लेवल लिखाएंगे कि भैया कोऑर्डिनेट करना, ये सब करना मिडल लेवल का. लेकिन आगे ध्यान से पढ़िए, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटीग्रेशन करना, नॉट डिपार्टमेंट्स मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, इनके बीच में अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसको मिला करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर जो है टॉप लेवल है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के बीच में
इंटीग्रेशन रहे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन हो, ये टॉप लेवल करता है। लेकिन जो सिर्फ इतने को ध्यान से पढ़ेगा, जनरली केस स्टडी में यही दिक्कत होती है कि आप क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, हाफ पढ़ते हैं, उसको इतने ध्यान से पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हाफ पे आपने को लगता है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। भैया पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद एक निष्कर्ष कंक्लूजन पे पहुंचे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, टॉप लेवल। समझ में आया? तो टॉप लेवल और उसके कोई भी दो फंक्शंस आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए मार्किंग स्कीम 1 मार्क फॉर ईच स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट लिख के आनी है, नॉर्मल पूरा एक्सप्लेन नहीं करना होता, आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटर्नशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड क्लासीफाई देम एज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 3 नंबर का, 1.5 नंबर की वेटेज रखते हुए, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर 1.5 नंबर की वेटेज नहीं दी, इंटर्नशिप ट्रेनिंग को दिया है 1 मार्क। क्या होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं कॉर्पोरेट्स के साथ ज्वाइन करते हैं ताकि उनके स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिल सके। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक डमी मॉडल के ऊपर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, डमी मशीन के ऊपर, सो दैट वंस वो उसमें परफेक्ट हो जाए तो उन्हें एक्चुअल वर्क फ्लोर पे उतारा जाता है। इंटर्नशिप ऑन द जॉब है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखना जरूरी, क्योंकि उसने बोला था ऑन द जॉब ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग की तरह इसको आपको डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपका, कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट ऑफ प्लान्स कैन गो अवे। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ रखा दखा रह जाएगा। डू यू एग्री? एकदम एब्सोल्युटली एग्री। एक्सप्लेन एनी 2 रीजन। अब इस तरह के उस क्वेश्चन में रीजन क्या लिखना है, तो देखिए इंपॉर्टेंस, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उस फंक्शन की, वही देखो कोई चीज़ क्यों कर रहे हो आप, बिजनेस स्टडीज़ क्यों पढ़ रहे हो, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी ना। तो बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन इंडिस्पेंसिबल है, उसके बिना प्लानिंग कुछ नहीं है। आप एग्री करते हैं? हाँ, क्योंकि उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो आप इंपॉर्टेंस लिख के आ जाइए। देखिए जजिंग एक्यूरेसी, एकम्प्लिशिंग मार्केट, मेकिंग एफिशिएंट रिसोर्सेज, इंप्रूविंग, दिख रहा है आपको? तो यहाँ लिखा भी हुआ है 1.5 into 2, हाफ मार्क फॉर द हेडिंग, 1 मार्क फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो कोई भी 2 पॉइंट्स आपको इसमें लिख के आने, एनी 2 साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे उसने बोला भी था 2, आप ज़्यादा लिख के आएंगे तो इससे कोई आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले। मतलब देखिए एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना लिख के आना है और आपको 3 नंबर मिल गए। आप कहते हैं ना हाफ पेज पढ़ना है 1 पेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद और करके क्वेश्चन है, इट इज जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस फॉर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड द स्टेप फॉलोड बाय द सेम इन द प्रोसेस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग के अंदर आप जा रहे हैं और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, येस और नो। और उसके बाद क्या करते हैं आप, एक्चुअल परफॉर्मेंस को शुड बी डन आफ्टर द टास्क। Identify and explain the step in the process of the function of being discussed above and the step followed by the same in the process। इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो होता है, तो जब आप मेजरमेंट कर लेते हैं एक्चुअल, देखिए पहले सेटिंग स्टैंडर्ड होता है, फिर मेजरमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो उसने ये पूछा था कि इसके बाद का कौन सा स्टेप होता है, तो वो भी आपने बता दिया। और आप देखिए मार्किंग स्कीम 1.5 into 2, मतलब इसके लिए 1.5 और इसके लिए 1.5, हाफ मार्क हेडिंग का है, 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का। तो मार्किंग भी आपको समझने की ज़रूरत है, सो दैट आपको समझ में आए कि एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सेबी, स्ट्रेट फॉरवर्ड या 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तो आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम हमारी बुक से लीजिए, एनसीईआरटी से करिए, कहीं से भी करिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये थे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 4 मार्क्स क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं। यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर वाले। इन एन इंटरव्यू विद द लीडिंग न्यूज चैनल, मिस्टर राकेश Quattrocchio of Get My Job has suggested that the companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process for applying the jobs easier and candidate friendly। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए तो अपने प्रोसेस को जितना सिंपल हो सके उतना करें। मतलब रिक्रूटमेंट को जितना सक्सेसफुल बनाना है उसके लिए आपको अपने प्रोसेस को उतना सिंपल करना, क्योंकि रिक्रूटमेंट में ही होता है कि आइडेंटिफाइंग द सोर्स जहाँ से आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो है अप्लाई करें और उनको स्टिमुलेट करना कि भैया आप हमारे यहाँ आके अप्लाई करें, और सिलेक्शन प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होता है, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नेम एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। बहुत ध्यान से, उसने ये नहीं पूछा कि ये क्या है, ना जी ना, उसने ये नहीं पूछा ये क्या, ये तो रिक्रूटमेंट है, समझ में आ रहा है। उसने बोला नेम एंड एक्सप्लेन नेक्स्ट
इसके बाद के नेक्स्ट 2 स्टेप्स, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 99% बच्चे एग्जाम में गलती करके आएंगे कि अच्छा ये तो रिक्रूटमेंट, और हमेशा केस स्टडी ऐसी ही होती है कि आपके सामने जो लिखा होता है आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बनाने वाले ने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके केस स्टडी डेवलप की, कह रहा ये नहीं, इसके अगले 2 स्टेप बचाओ विच फॉलो द स्टेप जो इसके बाद है, इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, स्टाफिंग है। स्टाफिंग में ये रिक्रूटमेंट है। पहला क्या होता है, प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, सेकंड होता है रिक्रूटमेंट, थर्ड क्या होता है प्लेसमेंट एंड थर्ड क्या होता है सिलेक्शन, एंड फोर्थ क्या होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो आपको इसका आंसर नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताने, मतलब सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके प्री बोर्ड्स में जरूर देखने को मिलेगा, सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड्स में भी देखने को मिले, सालों साल आने वाला क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया उम्मीद करता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। प्रमोद इज अ सुपरवाइजर एट श्याम ब्रेड्स एंड बिस्कुट फैक्ट्री। द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 20,000 पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बिस्किट एवरी डे। एज ए सुपरवाइजर, प्रमोद ensures that work goes on smoothly and there is no interruption in production. He is a good leader who gives orders only after consulting his subordinates, working out the policies with the acceptance of the group. Identify and explain the leadership style. देखो पार्टिसिपेटिव है वो, गुड लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग, यहाँ लिखा है ना आफ्टर कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है वो फॉलो कर रहा है, बीइंग एडॉप्टेड। तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं, डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव। ठीक है, तो आपको वो बताना है, वो आपने बता दिया, एंड एक्सप्लेन भी करना है तो एक्सप्लेन भी आप उसे करेंगे। 1+3 है, 3 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन। आप देखिए कितनी सी लिखनी होती है, मुश्किल से मेन पॉइंट्स उसमें लिखने हैं, कोई इसमें 1 पेज बढ़ा जाए 1.5 पेज ऐसा ज़रूरी नहीं, आप इतना लिख के आएंगे उसके भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉइज टू एक्सचेंज देयर व्यूज। अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो यहाँ से आपको पता लगता है कि वो बात कर रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, क्योंकि जब हम बात करते हैं आउट ऑफ द नीड ऑफ द एम्प्लॉइज तो इसका मतलब क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स मतलब उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स जो है आपको बताने। क्वेश्चन बहुत सिंपल सरल है, लेकिन पूछने का तरीका बहुत टेढ़ा है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो फिर आप इस क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाएंगे, आंसर देना तो दूर की बात है। आउट ऑफ द नीड ऑफ द एम्प्लॉय, इट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे इनफॉर्मल, पॉजिटिव, नेगेटिव, वही मेरिट्स डीमेरिट्स जो हैं बता रखे हैं तो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मेंशन्ड बिलो। आस्था मैनेजर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स to bring about a change in their behavior. Ability to influence. एलिमेंट्स किसके बताने हैं? डायरेक्टिंग के, कोई लीडरशिप के नहीं एलिमेंट बताने, डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन से होते हैं बताओ? लीडरशिप, सुपरविजन, याद है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, यही होते हैं। तो यहाँ पर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है तो लीडरशिप इसका आंसर होगा। नीरज, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिक्लेयर शेयर इन प्रॉफिट्स टू द मैनेजर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। तो इट्स अ मोटिवेशन, यस और नो, क्योंकि हम उसके अंदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, याद हो तो इट्स अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो यहाँ पे आंसर मोटिवेशन होगा। तो लीडरशिप एंड मोटिवेशन देख सकते हैं आप। उम्मीद करूंगा आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। मेहनत पसंद आ रही है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट हिंदुस्तान के हर कोने तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सके और हमारी मेहनत को भी आप रिवॉर्ड दे सके। तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं, हमारे कॉम्बो पैक से पढ़ने, तो ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई पेपर उठा के देख लो हिंदुस्तान के इतिहास में बिजनेस स्टडीज़ का, वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल पे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और बस ये है कि इस बार 4 नंबर का दे रखा है, अदरवाइज मैं 6 नंबर का इसको बोलता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर वही चीज़, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी आप 4 लिख सकते हैं इसके अंदर, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। एनी 4 देखिए, सारे नहीं लिखने होते, साफ लिखा हुआ है एनी 4 लिखने हैं, ठीक है। हाफ मार्क फॉर हेडिंग, हाफ फॉर एक्सप्लेनेशन है।
कुछ भी आप इसमें लिख के आ सकते हैं अपनी बुक से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 29। एक और चीज़, अब रिवीजन वीडियो जो हमारे कोर्स के अंदर डले हुए हैं उसको रेगुलर पढ़ना शुरू करिए। कोशिश करिए हफ्ते के अंदर एक बार सारे रिवीजन वीडियोस जो हैं वो देख डालें। उससे आपको ये फ़ायदा ये होगा कि बिजनेस स्टडीज़ आपके टिप्स पे रहेगी, सारे की पॉइंट्स आपके टिप्स पे रहेंगे। और एक और चीज़, इस बिजनेस स्टडीज़ की बुक जो ई बुक आपके पास अवेलेबल है, इसके अंदर ना एक रिवीजन टूर है। अगर आप देखेंगे तो एक कंप्लीट रिवीजन टूर करके हेडिंग है, कंप्लीट रिवीजन टूर। इसको ई बुक अवेलेबल है, तो आप PDF डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकाल लें। सिर्फ 40 पेज में पूरी बिजनेस स्टडीज़ के की पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। बहुत मेहनत से बना हुआ, उसकी कद्र को समझें और वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और PDF को जितना हो सके दोस्तों से शेयर करें। देखिए, हम ये चाहते हैं कॉमर्स के बच्चे की एजुकेशन का लेवल इतना हाई हो जाए कि जब वो 12th करके निकले, ग्रेजुएशन करके निकले, तो उसे इंडस्ट्री आगे से बुलाए कि भैया आ, हम तेरे को नौकरी देंगे। आज हिंदुस्तान में कॉमर्स एजुकेशन लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अच्छी एजुकेशन बहुत महंगी है। हमारा मकसद ही यही है कि हमारे कोर्सेज इतने सस्ते होते हैं। आप देखिए, हमारा पूरा जो 12th का कॉम्बो पैक है वो 999 प्लस GST, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन क्लासेस, लाइव क्लासेस, सैम्पल पेपर्स, MCQs, जो कि 20 रुपये महीना एक सब्जेक्ट की एवरेज आती है। और सिर्फ मकसद एक कि भैया हमें हिंदुस्तान के हर कोने तक अपनी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें हमें अपना एक अच्छी जिम्मेदारी निभानी है और इसमें आपको भी हमें साथ देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ओनली यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। वी कैन नॉट अफोर्ड द लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट लाइक अदर ब्रांड्स, बायजूस एंड अनअकैडमी, जैसे वो IPL स्पॉन्सर कर रहे हैं वेरियस TV पर। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कोर्स प्राइस उतने नहीं है और हम उतने कोर्स प्राइस करके मार्केट से पैसा लेकर के एड्स में नहीं खर्च करना चाहते, खासकर ऐसी जगह जहाँ पर सट्टेबाजी होती है। बड़ी सीधी सी बात, किसी अच्छे काम में खर्च करें तो समझ में भी आता है। तो आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे, इस तरह के नई चीज़ें लाना, इनिशिएटिव्स लाना थोड़ा हमारे लिए भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट कर देता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, इन्फॉर्म करें, सो दैट ये मकसद हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुँच सके और वो लोग इससे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कम से कम पैसों के अंदर उठा सकें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 29। Dheeraj wants to start a business of selling N95 mask after the outbreak of the global pandemic COVID-19. Okay, due to uncertain market condition की पता नहीं कब वैक्सीन आ जाए और सारा धंधा चौपट हो जाए, he wants to make a low investment in fixed capital. Suggest how the decisions related to the choice of technique and financing alternative can help Dheeraj in ensuring a low investment in fixed capital requirement. ठीक है भैया, N95 मास्क बनाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है किस दिन वैक्सीन आ जाएगी, सब धंधा चौपट हो जाए, तो कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिक्स कैपिटल में। किस तरह की चॉइस ऑफ टेक्निक लेनी चाहिए? तो लेबर इंटेंसिव, देखो खुद ही बताया चॉइस ऑफ टेक्निक, तो कैसी लेनी है हमें? लेबर इंटेंसिव लेनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव पे जाएंगे, मशीनरी वगैरह लगाएंगे तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव के लिए हमें जाना चाहिए, तो लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, ठीक है, तो लीज ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, लाइक फिक्स्ड असेट्स वगैरह जो है वो किराए पे ले लें ज़्यादा देन उसमें इन्वेस्ट करने के। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें उसने बता रखी हैं। अगर आपने पढ़ रखा है चॉइस ऑफ टेक्निक, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैंने क्या बोला था, वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन ज़रूर आता है। मेरे को लगा यहाँ पे 4 का आया हुआ है, नहीं, ये तो 6 से 8 का हो गया। एक वर्किंग कैपिटल का हो गया और अगला ही क्वेश्चन फिक्स कैपिटल का हो गया। और देखो ये चीज़ मैंने पूरे बिजनेस स्टडीज कोर्स में हर चैप्टर में थ्रू आउट बताई हुई है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आना ही आना है, जिसमें वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल पे क्वेश्चन आना ही आना है। और आप देखो, मैं 6 नंबर का कहता था एक क्वेश्चन, इस बार 4-4 के 2 आ गए, और क्या चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये तो सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको देनी है 2-2 नंबर के अंदर, राइट टू सेफ्टी और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू सेफ्टी में होता है कि कस्टमर का ये राइट है कि कोई भी हज़ार्डस प्रोडक्ट उसको ना बेचा जाए, उसकी लाइफ के साथ, हेल्थ के साथ कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट ना बेचा जाए उसके हेल्थ या लाइफ के लिए जो चेंजेस हो। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में कि वो वेल इन्फॉर्म होना चाहिए कि कौन से उसके राइट्स हैं, क्या हो, उस पर रिलीफ्स, रेमेडीज़ वगैरह अवेलेबल हैं। तो सिंपल चीज़ें। तो ये थे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो 6 नंबर का 2-2 नंबर के पॉइंट्स हैं।
सीधे सीधे एक्सप्लेन करना है, कुछ उसमें टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब कि ट्रेडिशनल मेथड्स और साइंटिफिक मेथड दोनों को हमें इन्वेस्टिगेट करना है, एंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब हमें सिलेक्ट करना है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर कि हर किसी को एक बिहेवियर ऑफ हार्मोनी होना चाहिए, एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट जो है वर्कर्स की इंपॉर्टेंस समझे, वर्कर जो है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझे। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, तो इसके अंदर हमें बेसिकली वर्कर को उसकी कैपेसिटी और एबिलिटी के हिसाब से काम एलोकेट करना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, प्लानिंग की वर्थ है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। डू यू एग्री, क्या आप इससे एग्री करते हैं? एक्सप्लेन एनी 4 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये सपोर्ट करना है, कह रहे प्लानिंग वर्थ है चाहे उसमें ह्यूज कॉस्ट है, क्या आप एग्री करते हैं? हाँ करते हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट करना है आंसर को। तो देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंस बतानी है प्लानिंग के, लिमिटेशंस मत बता के आ जाना कि प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस, आपके दिमाग में सीधा हिट करता है। उसने बोला 4 रीजन से आंसर सपोर्ट करना है, तो इंपॉर्टेंस बतानी है आपको प्लानिंग के, कोई भी 4 पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट देन मोर ऑल्टरनेटिव्स शुड बी जनरेटेड एंड थॉरली डिस्कस्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव जनरेट करने चाहिए। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स प्लानिंग फंक्शन के अंदर आता है ना, ठीक है। एंड थॉरली डिस्कस्ड, देखिए पहला क्या होता है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, कुछ एजम्पशंस लेना, उसके बाद क्या होता है आप ऑल्टरनेटिव डेवलप करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप, देखो यहाँ बोला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप, कि मतलब ये कौन सा स्टेप है आइडेंटिफाई करो। इट्स आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, यस और नो, इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बीइंग डिस्कस्ड अबव। ऑल्सो एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप्स, और उसके बाद के जो रिमेनिंग स्टेप्स है वो भी एक्सप्लेन आपको करने हैं। तो पहले यही वाला पार्ट बता देता हूँ मैं आपको। देखो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, और उसके बाद इवेल्युएटिंग, सिलेक्टिंग, इंप्लीमेंटिंग, फॉलोअप, सब बता रखा है यहाँ पर उसने, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बोला है इसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन पीछे एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आया था रिक्रूटमेंट, लेकिन उसने ये पूछा नहीं था कि वो कौन सा स्टेप है उसको आइडेंटिफाई करो, उसने बोला था उसके बाद के। तो ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में कि वही स्टेप आइडेंटिफाई करना है या उसके अगले आइडेंटिफाई करना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट वाले का आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग करके एक्सप्लेन कर रखा है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, क्योंकि जनरली बच्चे यहाँ लिमिटेशंस लिख के आ जाएंगे और उनका पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने की कोशिश की है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखिए मैं आपको ये भी बता दूँ, अब आप खुद देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमारे पास जो है 4 प्रोसेस हैं प्लानिंग के। प्लानिंग का प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, स्टाफिंग का प्रोसेस है, कंट्रोलिंग। आप खुद देखिए सैम्पल पेपर के अंदर, अगर आप इस सैम्पल पेपर के अंदर देखें, प्लानिंग पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, स्टाफिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका, यस और नो, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में डिपार्टमेंटाइजेशन, कंट्रोलिंग में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन। ये 4 जो प्रोसेस है ना, आप देखेंगे 99% एग्जाम के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप अगर हमारा कोर्स लिया हुआ है तो हमने उसमें एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हर चैप्टर के नीचे लगाए हुए हैं और हमने उसमें हर क्वेश्चन को बोल्ड किया हुआ है। वो क्वेश्चन खासकर जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, 20-20 बार पूछे गए हैं पिछले 20 सालों के अंदर। तो जब आप उस असाइनमेंट को डाउनलोड करते हैं जो हर चैप्टर के नीचे हमारे कोर्स में लगा हुआ है, तो उसके अंदर आप देखेंगे जैसे 25 क्वेश्चन है तो 3 या 4 क्वेश्चन है उनके नीचे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो जो स्पेसिफिकली बोल्ड क्वेश्चन है जिनके आगे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको बहुत अच्छे से करना। और ये वही क्वेश्चन हैं आप देखेंगे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट कर लो, आप कहीं से भी पढ़ते हो पूरे हिंदुस्तान में, ये 1000 रुपये आप दे करके अपनी 12th में कम से कम 15 से 20% नंबर बढ़ा सकते हैं। ट्यूशन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसे करते रहिए, लेकिन एक बहुत अलग चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं एज देगी जब आप एग्जाम देने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, An important difference between S&M Limited and most other companies is that instead of operating as one large corporation, it operates 180 smaller companies, each focused on a specific product. मतलब S&M Limited क्या करती है, एक बड़ी कंपनी नहीं बनी, उन्होंने 180 छोटी कंपनी बना दी, हर कंपनी एक प्रोडक्ट पे फोकस करती है। एंड एरिया implying service dispersal of authority, recognizing the decision makers need for autonomy as decision making authorities push down the chain of command. Okay, it enables the company to maintain short line of communication with customer and employee, बहुत लंबा communication network नहीं होता. Escalate the development of talent, identify the philosophy that is being followed by S&M Limited through which it is, कौन सी philosophy
जो है यहाँ पर S&M लिमिटेड फॉलो कर रही है, थ्रू विच इट इज डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अमंग द हिरार्किकल लेवल्स, स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। वो टॉपिक जहाँ से ना कभी क्वेश्चन छूटा ना छूटेगा, केस स्टडी आएगी ही आएगी। डिसेंट्रलाइजेशन देख लो क्या किया हुआ, ब्रेक कर रखा है, फिलॉसफी क्या बना रखी है, 180 छोटी कंपनियां चलाएंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे, सारा का सारा सेंट्रलाइजेशन नहीं रखेंगे कि एक बड़ी कंपनी बना दी, टॉप लेवल पे सारी मैनेजमेंट पावर्स दे दी, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे लेवल पे उसे ब्रेक कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी इंपॉर्टेंस कोई भी 5 पॉइंट। और यहाँ से भी एग्जाम में 101% केस स्टडी देखने को मिलती है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए, 8 से 9 बार टेक्निकल केस स्टडी अगर आई है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में से आई है। तो आप देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग बोथ आर कम्युनिकेशन टूल्स यूज्ड बाय मार्केटर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, ये अप्रोच डिफरेंट है, डिफरेंस बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर पॉपुलरली नोन एज 4 P's, सबको एक्सप्लेन करो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस ले लेंगे, और उसके बाद आपका 4 P's में जिसमें प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये था CBSE का सैम्पल पेपर 2021 का। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जाते जाते बताऊं कि हमारे जो पेपर्स हैं इसी पैटर्न पे डेवलप होंगे, जो कि 15 नवंबर तक हमारी वेबसाइट escholars.in पे अवेलेबल होंगे। वहां से जाके इस तरह के पेपर्स डाउनलोड करिएगा। वहाँ लिमिटेड पेपर होंगे, जिन्होंने कोर्स हमारा परचेज कर रखा है उसके अंदर पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, जैसा मैंने बताया कि मेन क्वेश्चन बोल्ड कर रखे हैं, सेल्फ असेसमेंट, MCQs और 10 मॉक टेस्ट पेपर्स वहाँ देखने को मिलेंगे। वो सब बहुत अच्छे से करिएगा। और अगर अभी तक आपने पैकेज नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि कम से कम 15 से 20% आपकी ग्रोथ उस पैकेज के अंदर छुपी हुई है। जय श्री श्याम।